हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू एंड वेलकम टू ऑल इन वर्चुअल साइंस क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। सिलेबस की हम बात करें तो मैकेनिक्स में ये यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड का पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट है आपका सेंट्रल फोर्स, और सेंट्रल फोर्स चैनल पे कंप्लीट अपलोडेड है। चैनल पे जाना, आप चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको सेंट्रल फोर्स के नाम से। वहां पे सभी टॉपिक्स है, प्रॉपर नोट्स है, इसके साथ साथ ही लास्ट ईयर एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस भी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन और डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। छोटा सा चैप्टर है, लिमिटेड टॉपिक है और लिमिटेड ही क्वेश्चंस है जो एग्जाम्स में आते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहता है वो इस चैप्टर का वो है डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, बट इसको स्टडी करने से पहले हमें यहाँ कुछ बेसिक टर्म्स का स्टडी करना है, उसके बाद हम इस टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर रहेगा ना अपना, वो रहेगा बेसिक टर्म्स पे। यहाँ मैंने मेंशन भी कर रखा है, देखो कीवर्ड्स की मैं बात करूं तो फर्स्ट यहाँ पे कीवर्ड है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन होता है क्या है? पीरियोडिक मोशन, मोशन विच रिपीट इटसेल्फ इन अ फिक्स टाइम इंटरवल। एक फिक्स टाइम इंटरवल में बार बार रिपीट होने वाला मोशन ही पीरियोडिक मोशन कहलाता है। लाइक हम बात करें एग्जांपल की, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। 365 डेज में अर्थ एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है सन के अराउंड, पता है ना आपको। सिमिलरली ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए एटम, यदि हम एटॉमिक लेवल पे जाए तो एक एटम में आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए एटम, दिस इज ऑल्सो ए पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन की हम बात करें, डेफिनेशन चलो मैं लिखवाई देती हूँ आपको, आप लिखते भी जाओ साथ में। यहाँ पे पीरियोडिक मोशन देखो इंपोर्टेंट है, छोटा सा चैप्टर है और अच्छे मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं। सेंट्रल फोर्स की हम बात करें तो आपने भी देखा है, यदि आप चैप्टर अटेंड किया है, आप लेक्चर से गो थ्रू हुए हैं, तो वहां पे नंबर ऑफ टॉपिक्स ज्यादा है। और डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन की हम बात करें तो छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, तो उसको स्किप मत करके जाना, पढ़ के जाना। देखो पीरियोडिक मोशन, यस, डेफिनेशन की हम बात करें, मोशन विच रिपीट, मोशन विच रिपीट itself in a fixed time interval, in a fixed time interval। ठीक है, इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। मोशन जो खुद को एक टाइम इंटरवल में बार बार रिपीट करते रहते हैं, इस टाइप के मोशन को पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें, एग्जाम्पल बताओ, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, और अनदर एग्जाम्पल की हम बात करें तो ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए एटम। ठीक है, नाउ देखो इसमें एक और चीज समझ लो, इस फिक्स टाइम इंटरवल को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ मोशन। ये जो फिक्स टाइम इंटरवल के बाद बार बार रिपीट होता रहता है, उस टाइम इंटरवल को हम क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ मोशन। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट कीवर्ड है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन होता क्या है? देखो ऑसिलेटरी मोशन में कोई भी बॉडी या पार्टिकल इधर उधर और आगे पीछे मूव करती है अबाउट अ फिक्स पॉइंट, रैपिडली आगे पीछे या इधर उधर मूव करती है, उसे तो हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। लाइक यदि मैं बात करूं, मैंने फिक्स कर दिया ये पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट के अराउंड आगे पीछे इधर उधर जो मोशन हो रहा है बॉडी का या पार्टिकल का रैपिडली, उस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। तो डेफिनेशन की हम बात करें तो मोशन इन विच ए बॉडी और पार्टिकल मूव्स बैक एंड फोर्थ एंड टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स पॉइंट रैपिडली इन अ फिक्स टाइम इंटरवल, दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। डेफिनेशन लिख लो इसकी भी। डेफिनेशन क्या है इसकी? मोशन, मोशन इन विच a particle or body moves back and forth and to and fro about a fixed point, about a fixed point
रैपिडली लिख लोगे ना, मोशन इन विच अ पार्टिकल और बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे, एंड टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर, ठीक है। अबाउट अ फिक्स पॉइंट रैपिडली इन अ डेफिनेट टाइम इंटरवल, इन अ डेफिनेट टाइम इंटरवल, in a definite time interval. This type of motion is known as oscillatory motion. Clear है? ऑसिलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन जिसमें कोई भी पार्टिकल या बॉडी इधर उधर और आगे पीछे मूव करता है अबाउट अ फिक्स पॉइंट एंड इन अ डेफिनेट टाइम इंटरवल। इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, और इस टाइप की डिवाइसेस को हम बोलते हैं ऑसिलेटर। ध्यान है ना, ऑसिलेटर। और आपके एग्जाम में एक्सपेरिमेंट भी रहता है। यहाँ से प्रैक्टिकल्स की हम बात करें तो प्रैक्टिकल्स में ऑसिलेटर्स के आपके इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं, वहां पे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस विद टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना होता है। मैकेनिक्स के 3 से 4 एक्सपेरिमेंट होंगे आपके प्रैक्टिकल्स में, ठीक है ना। तो वहां पे वाइवा में ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं मेनी ऑफ टाइम। ओके, सो नाउ अब बताओ मुझे, दोनों की डेफिनेशन आपको समझ आ गई, तो डिफरेंस क्या है पीरियोडिक मोशन में और ऑसिलेटरी मोशन में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन? क्या दोनों सेम है? नहीं ना। ऑसिलेटरी मोशन भी एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होता है। इट मीन ऑसिलेटरी मोशन हमेशा पीरियोडिक मोशन होगा। कीप इन माइंड ऑलवेज कि जो ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक मोशन होगा ही होगा, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि जो पीरियोडिक मोशन हो वो ऑसिलेटरी मोशन हो। कैसे? देख लो ना, सन के अराउंड अर्थ 365 डेज में एक चक्कर कंप्लीट करती है, ठीक है। 365 डेज यहाँ पे क्या हो गया? पीरियड ऑफ मोशन, ठीक है। ये जो मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन है? नहीं है ना। इट मीन इट्स नॉट कंपल्सरी कि जो पीरियोडिक मोशन हो वो ऑसिलेटरी मोशन हो, बट ऑसिलेटरी मोशन हमेशा पीरियोडिक मोशन होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। सो आप दोनों डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद हम सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम की बात करते हैं। एसएचएम क्या होता है? देखो, एसएचएम में क्या है? पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन अंडर रिस्टोरिंग फोर्स, उसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं या फिर एसएचएम बोलते हैं। पहले लिख लो, ये दोनों डेफिनेशन लिख लो और डिफरेंस समझ आ गया ना। डिफरेंस क्या है कि जो पीरियोडिक मोशन है वो जरूरी नहीं है ऑसिलेटरी मोशन हो, बट ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होगा ही होगा, ठीक है। लिख लो या स्नैपशॉट ले लो, जो भी आपको करना है, ठीक है। आगे बढ़े, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर दो, मेरे इसको इरेज कर दो, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन अंडर रिस्टोरिंग फोर्स। चलो अब रिस्टोरिंग फोर्स आ गया तो बता भी दो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। रिस्टोरिंग फोर्स यूनिट फर्स्ट में पढ़ा है हमने अच्छे से। रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होते हैं, और फॉर्मूले की हम बात करें तो F इक्वल टू माइनस का KX, के वहां पे क्या होता है? रिस्टोरिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्या है? एसएचएम या फिर हम बात करें सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या है? ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन अंडर रिस्टोरिंग फोर्स इज नॉन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। लिख लो इसको भी, ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन अंडर रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अंडर रिस्टोरिंग फोर्स, दिस टाइप ऑफ मोशन इज नॉन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर एसएचएम, ठीक है। और रिस्टोरिंग फोर्स की बात करें तो ऐसे फोर्सेस जो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होते हैं और डायरेक्टली प्रिपोर्शनल होते हैं किसके? डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होने की वजह से आप यहाँ पे माइनस साइन लगाते हो, और यदि प्रिपोर्शनल साइन हम रिमूव करें देयर विल बी एन कांस्टेंट व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय के, और इसे हम क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग कांस्टेंट, ठीक है। F इक्वल टू माइनस का KX। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। यस, डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। देखो कैसे कैलकुलेट करना है। कंसीडर कर लो कि यहाँ हमारे पास कोई एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है? m है। यदि पार्टिकल का मास m है तो बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ F इक्वल टू क्या होगा? ma, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आप बताते हो x, तो ma को हम क्या लिख सकते हैं? d2x अपॉन dt स्क्वायर। a इज एक्सेलरेशन, ओके। सो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? d2x अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है। अब एसएचएम है
तो कोई भी ऑसिलेटरी मोशन या फिर हम बात करें ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन कहाँ होगा, अंडर रिस्टोरिंग फोर्स. सो यू कैन से फॉर SHM F इक्वल टू माइनस का kx. दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 m d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का kx. कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आगे इसको सिंप्लीफाई करो. यू कैन से d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस का k बाय m. m को मैं यहाँ डिनोमिनेटर में लेके आ रही हूँ. ठीक है, इसको हम नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस का k बाय m x इक्वल टू 0. ठीक है, k बाय m यहाँ पे है क्या, हियर k बाय m इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर which is initial frequency, which is initial frequency. ठीक है, तो यदि हम इसको यहां रिप्लेस करें तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, d2x अपॉन dt स्क्वायर, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर x इक्वल टू 0 एंड दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM. ठीक है, लिख लो ये भी. वैसे ये 1.5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है, डिफाइन SHM एंड कैलकुलेट द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर SHM. ठीक है, नेक्स्ट है डैम्प्ड मोशन. डैम्प्ड मोशन होता है क्या है, देखो जब भी कोई ऑसिलेटर एक सर्टेन मीडियम में ऑसिलेट करता है तो क्या होगा, मीडियम के पार्टिकल और ऑसिलेटर के पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और वहां पे फ्रिक्शन फोर्स और विस्कस फोर्स जनरेट होंगे, ऑब्वियस होंगे. यदि वहां पे ऑसिलेटर एक सर्टेन मीडियम में ऑसिलेट कर रहा है तो मीडियम के पार्टिकल्स और ऑसिलेटर के पार्टिकल्स दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे. यदि वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स और विस्कस फोर्स एक्ट होगा जो क्या करेगा, उस ऑसिलेटर के एम्पलीट्यूड को धीरे धीरे डिक्रीज करेगा. एट द एंड कंटिन्यूअस इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी और एट द एंड ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. इस टाइप के फोर्सेस को हम बोलते हैं डैम्प्ड फोर्स और मोशन अंडर डैम्प्ड फोर्स इज नोन एज डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन. डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन क्या है, ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन अंडर डैम्प्ड फोर्स इज नोन एज डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन. और डैम्प्ड फोर्स क्या है, जस्ट सिंपल कोई भी ऑसिलेटर एक सर्टेन मीडियम के अंदर ऑसिलेट करेगा तो मीडियम के पार्टिकल और ऑसिलेटर दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे. ओके, दैट्स व्हाई वहां पे एक फ्रिक्शन फोर्स और विस्कस फोर्स जनरेट होगा जो कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करेगा, या फिर हम बात करें तो ऑसिलेटर की वेलोसिटी कंटिन्यूअस डिक्रीज होगी और एट द एंड वो स्टॉप हो जाएगा. इस टाइप के फोर्सेस को हम डैम्प्ड फोर्स बोलते हैं. और ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन अंडर डैम्प्ड फोर्स इज नोन एज डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन. ठीक है, लिख लो इसको पहले, डैम्प्ड मोशन. देखो डैम्प्ड मोशन क्या है, जिसमें पार्टिकल या फिर बॉडी ऑसिलेट करता है सर्टेन मीडियम में. दैट टाइम पार्टिकल्स, सर्टेन मीडियम के पार्टिकल्स और बॉडी के पार्टिकल्स दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे. विस्कस और फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा जो क्या करेगा, ऑसिलेटर की वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा और एट द एंड ऑसिलेटर को स्टॉप कर देगा. इस टाइप के फोर्सेस को हम डैम्प्ड फोर्स बोलते हैं और इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, डैम्प्ड मोशन बोलते हैं. तो लिख लो, व्हेन ए बॉडी और पार्टिकल, ए बॉडी और particle oscillate in a certain medium, a friction force generated by contact of particle with medium particle which obstruct या फिर oppose the motion of oscillator, which obstruct the motion of oscillator, या फिर हम बात करें तो which decrease the amplitude of oscillator with increased time period के साथ एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है. which obstruct या फिर oppose the motion of oscillator. This type of forces are known as damped force
and motion under oscillatory motion under oscillatory motion under damped force motion under damped force is known as damped motion समझ आया आपको? ऑसिलेटरी मोशन डैम्प्ड फोर्स के ऑसिलेटरी मोशन यदि डैम्प्ड फोर्स के अंडर है तो इस टाइप के मोशन को आप क्या बोलोगे? डैम्प्ड फोर्स बोलोगे, ठीक है। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअस डिक्रीज होती जाती है और एट द एंड यहाँ पे जो ऑसिलेटर है वो स्टॉप हो जाता है। दैट्स वाई हम यहाँ पे लिखते हैं F इक्वल टू माइनस का लैम्डा V। जो लैम्डा है यहाँ पे वो है डैम्प्ड कांस्टेंट क्या है वो? डैम्प्ड कांस्टेंट है, लिख लेना ये लैम्डा इक्वल टू डैम्प्ड कांस्टेंट। अब हमें कैलकुलेट करनी है इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन। करें कैलकुलेट, कैसे करें? जैसे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में करी है सेम हमें यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्प्ड मोशन कैलकुलेट करना है। बहुत इजी सा डेरिवेशन है, इसको लिख लो पहले। व्हेन अ बॉडी ऑफ पार्टिकल ऑसिलेट इन अ सर्टेन मीडियम, फ्रिक्शन फोर्स या फिर विस्कस फोर्स, मेंशन आल्सो विस्कस फोर्स, ओके, जनरेटेड बाय द कांटेक्ट ऑफ पार्टिकल्स विद द मीडियम पार्टिकल्स, ठीक है, which obstruct the motion of oscillator, and this type of forces are known as damped force, and oscillatory motion under damped force is known as damped motion। और यदि हम फॉर्मूले की बात करें तो F इक्वल टू माइनस का लैम्डा V, लैम्डा यहाँ पे क्या है? डैम्प्ड कांस्टेंट, लिख लो। निकाले, अब डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करें। देखो अब इक्वेशन देखो, इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन देखो। ओके, कोई भी ऑसिलेटर कंसीडर कर लेते हैं हम जो ऑसिलेट कर रहा है एक सर्टेन मीडियम में, ठीक है। तो वहां पे जो फोर्स एक्ट होगा F इक्वल टू माइनस का लैम्डा V। डैम्प्ड फोर्स के अंडर ऑसिलेट कर रहा है तो ऑब्वियस वहां पे F इक्वल टू माइनस का लैम्डा V फोर्स एक्ट होगा। F इक्वल टू एम ए बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ। ए को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? dv बाय dt। सो इक्वेशन 1 एंड 2, अगेन इसको नेम दो इक्वेशन 1 एंड 2। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 यू कैन से m dv बाय dt माइनस का लैम्डा v। कर इसको सिंप्लीफाई, dv बाय dt इक्वल टू माइनस का लैम्डा। जिस तरह से हम SHM में निकाल रहे थे उसी तरह से हमें निकालना है। m को मैं यहाँ डिनोमिनेटर में लेके आ रही हूँ इसके, ठीक है, एंड दिस इज v। v यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी v है ये, ठीक है ना। करो इसको आगे सिंप्लीफाई करो। आगे इसको कैसे सिंप्लीफाई करें? देखो dv बाय v, यदि मैं v को इसके डिनोमिनेटर में लेके आऊं, dv बाय v इक्वल टू माइनस का लैम्डा m dt। इंटीग्रेट कर दे दोनों साइड, इंटीग्रेशन करेंगे हम दोनों साइड, तो बताओ इक्वेशन क्या बनेगा? इंटीग्रेशन करोगे तो इक्वेशन आपका क्या बनेगा? देखो 1 बाय v का कितना होता है? log v माइनस का लैम्डा बाय m। कांस्टेंट है ना, लैम्डा कांस्टेंट है, m इज द मास ऑफ पार्टिकल विच इज ऑल्सो कांस्टेंट क्वांटिटी। dt का करोगे इंटीग्रेशन तो कितना आएगा? t प्लस c। c यहाँ पे क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करें? फॉर इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0, फॉर t इक्वल टू 0। देखो t इक्वल टू 0 टाइम पे जो ऑसिलेटर की वेलोसिटी है वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। क्यों? दैट टाइम तो डैम्प्ड फोर्स एक्ट ही नहीं करेगा ना, t इक्वल टू 0 टाइम, इनिशियल टाइम पे। इनिशियल टाइम की हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे v को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे इनिशियल वेलोसिटी v नोट से, ठीक है। दैट टाइम कैलकुलेट कर लो। v कितना है यहाँ पे? v नोट है, पुट करो इस इक्वेशन में। यदि हम पुट करते हैं तो log v नोट इक्वल टू माइनस का लैम्डा बाय m, t कितना है? 0 प्लस c। तो ओके, c कितना आ रहा है आपका यहाँ पे? c आ रहा है log v नोट। पुट कर दो अब इक्वेशन में। यदि मैं यहाँ ये वैल्यू पुट करूंगी तो कितना आएगा? log v इक्वल टू माइनस का लैम्डा बाय m t। c कितना है? log v नोट। करो इसको आगे और सिंप्लीफाई करें हम। तो कैसे सिंप्लीफाई होगा? देखो इसको यदि मैं इधर लेके आऊं
log v माइनस का log v नोट इक्वल टू माइनस का लैम्डा एम टी। दिख रहा है ना आपको नीचे का log a माइनस log b, क्या है इसकी आइडेंटिटी? log a इज डिवाइड बाय b, इट मीन log v इज डिवाइड बाय v नोट, ठीक है, इक्वल टू माइनस का लैम्डा बाय एम टी। कोई डाउट नहीं है? इफ वी टेक एंटी लॉग हियर, यदि मैं यहाँ पे एंटी लॉग लूंगी तो क्या बनेगा इक्वेशन? देखो एक बार, यदि हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो v इज डिवाइड बाय v नोट इक्वल टू, ये एक्सपोनेंशियल में जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस का लैम्डा बाय एम टी, ठीक है। सो यहाँ से वेलोसिटी v कितना आ रहा है आपका? v नोट एक्सपोनेंशियल माइनस का लैम्डा m बाय टी। ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे जो डैम्ड मोशन है, या हम बात करें ऑसिलेटर है, उसकी जो वेलोसिटी है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है ड्यू टू डैम्ड फोर्स। जो ऑसिलेटर्स है उनकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, एक्सपोनेंशियल माइनस का लैम्डा m मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है। सो द वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटर एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली, ठीक है, एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ डैम्ड मोशन। देखो अब रिलैक्सेशन टाइम की हम बात करते हैं। रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है? एक ऐसा टाइम जहां पे वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटर, ऐसा टाइम जहां पे वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटर मैक्सिमम वेलोसिटी का 1/e पार्ट हो जाए, उस टाइम को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। ऐसा टाइम जहां पे ऑसिलेटर की वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी का 1/e पार्ट हो जाए या फिर 36.8% हो जाए, उस टाइम को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। कैलकुलेट करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? ऐसा टाइम जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी का 1/e पार्ट हो जाए, इट मीन v नोट बाय ए, v इक्वल टू v नोट बाय ए। तो क्या करें? t की वैल्यू में यहाँ पे क्या पुट करो? इफ आई पुट t इक्वल टू m बाय लैम्डा, इफ आई पुट t इक्वल टू m बाय लैम्डा, तो v कितना आएगा आपका? देखो v नोट एक्सपोनेंशियल माइनस का लैम्डा बाय m ऑलरेडी है, ओके, t की वैल्यू पुट करो m बाय लैम्डा, तो यहाँ पे क्या बन रहा है फॉर्मूला? v इक्वल टू v नोट, ठीक है, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस का 1, ठीक है, एंड यदि हम इसको लिखे तो v इक्वल टू v नोट बाय a। दिस टाइम इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। उस टाइम पे जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम का 1/e पार्ट हो जाए, तो यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम आपका क्या है? t इक्वल टू m बाय लैम्डा, ठीक है। ग्राफ हम ड्रॉ करें तो कर लो एक बार, ग्राफ की हम बात कर ही लेते हैं। चलो यहाँ पे देखो ये रहा आपका टाइम पीरियड, ये रही आपकी वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो एक चीज तो क्लियर है कि जो वेलोसिटी है वो एक्सपोनेंशियली क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। बना लोगे ना आप ये ग्राफ, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। सो नाउ रिलैक्सेशन टाइम आप यहाँ पे ड्रॉ करो। कैसे? एक ऐसा टाइम जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी का 1/e पार्ट हो, ठीक है, तो वो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। इस टाइम पे आपको यहाँ पे टाइम कितना लिखना है? कौन सा टाइम? कितना टाइम? m बाय लैम्डा, ठीक है। इस टाइम को हम क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम। तो सिंपल हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, डिक्रीजिंग वाला कर्व हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, t इक्वल टू m बाय लैम्डा पे वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी का 1/e पार्ट हो गई, ठीक है। तो दिस इज कर्व ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। तो एग्जाम में जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सिंपल एक तो डेफिनेशंस के क्वेश्चन बनते हैं, एसएचएम को डिफाइन करो। सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है? डैम्प्ड फोर्स को डिफाइन करो। थर्ड क्वेश्चन बनता है डैम्प्ड मोशन क्या होता है, ठीक है, और डैम्प्ड मोशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो या फिर प्रूफ करो कि जो कोई भी ऑसिलेटर डैम्प्ड फोर्स के अंडर यदि ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी, v इक्वल टू v नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस का लैम्डा बाय mt, ठीक है। और इसके लिए हमें रिलैक्सेशन टाइम कैलकुलेट करना होता है या फिर रिलैक्सेशन को टाइम को डिफाइन करना होता है। तो एक ऐसा टाइम जहां पे वेलोसिटी ऑसिलेटर की मैक्सिमम वेलोसिटी का 1/e पार्ट हो जाए, दैट टाइम जो टाइम है उसे हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। और इसके लिए हमने ये कर्व भी ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपना लेक्चर रहेगा वो रहेगा डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी। ये समझ आ गया ना? कुछ भी नहीं है, एसएचएम पढ़ लिया आपने, डैम्प्ड मोशन पढ़ लिया हमने, अब डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, यही इक्वेशंस हम वहां उठाएंगे
ओके और जिस तरह से हम यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट कर रहे हैं उसी तरह से हम डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन के लिए भी डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।